लास्ट पार्ट में हमने देखा था लियू चैंगफेंग जानबूझकर एम्पर की सारी रानियों के सामने एम्पर से कहता है, हमारे बीच का ये लिटिल सीक्रेट किसी को भी मत बताना। उनमें से एक रानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और वो कह रही थी, मैं अब और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरी कहती है, एम्पर बस कुछ टाइम से ही तो उसके चैम्बर में जा रहे हैं ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, लियू चैंगफेंग यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। हिस्ट्री से हम सब जानते ही हैं कि जो भी एम्पर की ज़्यादा चहेती बनने की कोशिश करता है उसके साथ क्या होता है। ऐसा कहकर वो अपने पैलेस में आ जाती है और अपनी नौकरानियों को बाहर रुकने के लिए कहती है। अंदर जाकर वो अपने मरे हुए पिता की स्मारक से बात करने लगती है। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी माँ से कह रही थी, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, फादर को कुछ नहीं होगा। उसकी माँ उसे बता रही थी, मैंने सुना है कि ये युद्ध लियू चैंगफेंग के अगेंस्ट हो रहा है, जो अपनी कनिंग ट्रिक्स के लिए जाना जाता है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे पिता उसके जाल में ना फंस जाएं। तभी एक गार्ड वहाँ खबर लेकर आता है कि उसके पिता मारे गए हैं। चैंगफेंग ने उनका भरोसा तोड़ा और उन्हें काफ़ी सारे सैनिकों के साथ मार डाला। ये बात उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी वहीं डेथ हो गई। फ्लैशबैक खत्म होता है, वो अपने पिता की स्मारक के सामने सिर झुकाते हुए कहती है, लेडी लियू तुम्हारे भाई के किए गए पापों की सज़ा तो मैं तुम्हें देकर रहूँगी। दूसरी तरफ हमारा चैंगफेंग अपनी सर्वेंट से कह रहा था, इतना समय हो गया है और अभी तक किसी ने मुझ पर कोई फ्लर्ट नहीं किया है। तभी उसकी नज़र नीचे की तरफ जाती है जहाँ एक लेडी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ पैलेस की तरफ आ रही थी। चैंगफेंग उन्हें देखकर अपनी सर्वेंट से पूछता है, ये एम्प्रेस के साथ जो भी लड़कियां आ रही हैं ये कोई सर्वेंट तो नहीं लगती हैं, ये कौन हो सकती हैं। तो उसकी सर्वेंट कहती है, शायद वो एम्प्रर के लिए नई लड़कियां ला रही होंगी। चैंगफेंग सोचने लगता है, इस ओल्ड वुमन को अपनी बेटे की कुछ ज़्यादा ही परवाह है। ऑलरेडी उसके हैरम में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, फिर भी ये और लड़कियाँ लेकर आ रही है। इनका फेस भी कवर्ड है और ठीक से नहीं दिख रहा है। मैं सच में इस फेमस निर्दयी औरत को देखना चाहता हूँ। तभी चैंगफेंग को लगता है कि वो लड़कियां जो एम्प्रेस के साथ आ रही थी शायद उनमें से एक लड़की चिंग भी है। चैंगफेंग वहां जाने की कोशिश करता है तो उसकी सर्वेंट कहती है, आप वहां नहीं जा सकते, वो लोग फॉरबिडन एरिया की तरफ जा रहे हैं, वहां हमें जाना अलाउड नहीं। चैंगफेंग सोचने लगता है, मुझे कैसे भी वहां जाना होगा, अगर वो सच में चिंग है तो वो यहाँ क्या कर रही है। चैंगफेंग उस लिस्ट को पढ़ने लगता है जिसमें सारी नई आई मेड सर्वेंट और कॉन्सर्ट्स के नाम लिखे हुए थे और उसमें चिंग का कोई भी नाम नहीं था। चैंगफेंग सोचता है, क्या मैंने गलती से उसे चिंग समझ लिया या फिर चिंग यहाँ किसी और नाम से आई है। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब वो युद्ध खत्म होने के बाद वापस अपनी डायनेसिटी में आया था तो उसकी लियू डायनेसिटी को आग लगा दी गई थी और उसकी बहन ने उसे बताया कि चिंग को मार दिया गया है। वो खुद भी इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि उसकी बहन फोंग ने उसे जंगल में छुपा लिया था और उसकी देखभाल कर रही थी। चैंगफेंग सोचने लगता है, उस दिन के बाद से मैं चिंग से कभी नहीं मिला। अगर सच में वो जिंदा है और यहाँ किसी मकसद से आई है तो आज रात ही मुझे उससे मिलना होगा। चैंगफेंग भेस बदलकर रात के समय फॉरबिडन एरिया में जाने का सोचता है। जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है उसका सामना एक चेहरे ढकी हुई औरत से होता है। वो औरत और कोई नहीं, एम्प्रेस ही थी। चैंगफेंग उनसे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस बाहर यहीं खेल रहा था और गलती से यहाँ आ गया। एम्प्रेस कहती है, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम कोई बुरी लड़की हो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ, पहले मुझे इस जाल से निकालने में मदद करो, मैं अपने ही बनाए खुद के जाल में फंस गई हूँ। चैंगफेंग उसे निकालने में मदद करता है और साथ में कहता है, जब आपको पता था कि इस पूरे एरिया में मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, फिर आप कैसे इस जाल में फंस गई। जैसे ही वो जाल से बाहर निकलती है चैंगफेंग पर हमला कर देती है। चैंगफेंग भी उस हमले के लिए रेडी था। एम्प्रेस उससे कहती है, तुम अपना भेस बदल कर यहाँ आए हो, फिर भी मुझसे ये कह रहे हो कि तुम गलती से यहाँ आ गए हो, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है। चैंगफेंग सोचता है, मुझे मौका देखकर तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर गार्ड्स को पता चल गया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊँगा। चैंगफेंग और एम्प्रेस आपस में काफ़ी लंबे समय तक लड़ते रहते हैं। चैंगफेंग उससे इतना लड़ने के बाद भी सीधा खड़ा हुआ था तो एम्प्रेस कहती है, तुम में ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो है, वरना मेरे 2 पंच में ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। चैंगफेंग उसका कोई जवाब नहीं देता और मौका देखते ही वहाँ से गायब हो जाता है। एम्प्रेस उसे जाता हुआ देखकर सोचने लगती है, मेरे बेटे के हैरम में ऐसे मास्टर्स भी हैं, अब मुझे उसके हैरम पर और नज़र रखनी होगी। अगले दिन 2 सर्वेंट्स आपस में बात करते हुए कहती हैं, क्या तुमने सुना, एम्प्रेस अपने हाथ में एक शू लेकर घूम रही हैं।
जो वो सबको पहना रही हैं। जिसको भी वो फिट हुआ ना, उसे वो छोड़ने वाली नहीं है। मैंने सुना है कि उस इंसान ने रात के समय उनसे लड़ाई की थी और उसे कुंफू भी आता था। तो एम्प्रेस किसी ऐसे को भी ढूंढ रही है जिसे कुंफू आता हो। सारी रानी आपस में बात करने लगती हैं, हैरम में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने एम्प्रेस से लड़ाई की। तभी वो रानी जो लियू चैंगफेंग से ऑलरेडी नफरत करती है, वो एम्प्रेस से जाकर कह देती है, लेडी लियू को कुंफू आता है और शायद ये शो भी उसका है, आप एक बार वहाँ जाकर पता करिए। दूसरी तरफ चैंगफेंग अपने सिल्क ग्लव्स पहन रहा था और सोच रहा था, अगर कल रात के समय भी मैंने इन ग्लव्स को पहना होता तो एम्प्रेस के पंचेस का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ पाता। ये सिल्क ग्लव्स भी चैंगफेंग के एक वेपन थे। पर तभी उसे खबर मिलती है कि एम्प्रेस उससे मिलने के लिए आ रही हैं। चैंगफेंग बाहर जाकर उन्हें ग्रीट करता है, पर एम्प्रेस उसके मुंह पर उसका शू फेंक देती हैं और उससे कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि रात के समय तुमने मुझसे लड़ाई की। वो उसे मारने लगती हैं तो चैंगफेंग कहता है, योर मैजेस्टी, मैंने ऐसा आपके साथ क्या किया है जो आप मुझे मारना चाहती हैं। पर एम्प्रेस उसे मारना बंद नहीं करती। चैंगफेंग सोचने लगता है, शायद आज मेरी आइडेंटिटी छुप नहीं पाएगी। पर तभी वहाँ एम्प्रेस आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं। एम्प्रेस कहती हैं, तुम इस लड़की के लिए मेरे अगेंस्ट जा रहे हो। एम्प्रर चैंगफेंग के सामने आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ आप इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। एम्प्रर चैंगफेंग से कहता है, तुम ठीक हो ना, तुम मेरी माँ से क्यों पंगा ले रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो उसके ग्लव्स को पकड़ते हुए कहता है, थैंक गॉड तुम सेफ हो, अगर हमारी प्रीशियस बेबी को कुछ हो जाता तो। एम्प्रर यहाँ प्रीशियस बेबी वर्ड चैंगफेंग के ग्लव्स के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर उसकी माँ और वो रानी कुछ और ही समझ लेते हैं। चैंगफेंग एम्प्रर से कहता है, योर मैजेस्टी, ये प्रीशियस ग्लव्स मैं आपको देने वाली थी, पर अब आपके साथ साथ आपकी माँ ने भी इन्हें देख लिया है। पर मेरे पास इन ग्लव्स का एक ही जोड़ा है, तो मुझे ये किसे देना चाहिए। एम्प्रर कहता है, ऑफ कोर्स ये मेरे हैं, और वो चैंगफेंग के सामने खड़ा होकर अपनी माँ से कहता है, माँ आप हमारे प्रीशियस बेबी को हर्ट नहीं कर सकती। एम्प्रेस कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लेडी लियू के पास तुम्हारा बेबी है। एम्प्रर कह देता है, हाँ, और लेडी लियू का वो प्रीशियस बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मदर, मुझे लेडी लियू से कुछ डिस्कस करना है, तो मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। एम्प्रेस तो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है, फाइनली हमारी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने वाला कोई आ गया है। दूसरी तरफ वो रानी बुरी तरह रोने लगी थी। एम्प्रर चैंगफेंग के ग्लव्स अपने हाथ में लेकर कहता है, तुम्हें ये सारी प्रीशियस थिंग्स मिलती कहाँ से हैं। चैंगफेंग का पैर फिसलता है, वो गिरने ही वाला होता है, तभी एम्प्रर उसे गिरने से बचा लेता है। एम्प्रर उसका हाथ पकड़ के अपने ट्रेजर हाउस में उसे लेकर आता है, जहाँ उसके बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। चैंगफेंग बेचारा सोचने लगता है, ये मैं कैसे वियर्ड लोगों के बीच फंस गया हूँ। एक एम्प्रर की माँ है जो रात के समय मुझसे फालतू लड़ने चली आती है, और एक एम्प्रर है जो अपने हथियार मुझे दिखाते रहते हैं। दूसरी तरफ एम्प्रेस को लग रहा था कि चैंगफेंग प्रेग्नेंट है। वो अपनी नौकरानियों से कहती है, जल्दी से छोटे बेबी के क्लोथ्स, उसके शूज़ और कैप का इंतज़ाम करो, और चाइल्ड के लिए एक वेट नर्स का भी। तो उसकी नौकरानी कहती है, एम्प्रेस, बेबी ने अभी जन्म नहीं लिया है, आपको अभी इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि लेडी लियू का ख्याल रखना चाहिए। एम्प्रेस कहती है, सही कहा तुमने, रॉयल शेफ्स को बुलाकर टॉनिक्स बनवाओ जिसमें बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हो, और वो सारे टॉनिक्स लेडी लियू के रूम भेज दो। पूरा दिन बीत गया था, पर एम्प्रर अपने वेपन्स को दिखाते नहीं थका था। बेचारा चैंगफेंग ही हार कर कहता है, क्या आप थके नहीं हैं। तभी वह एक गार्ड आकर कहता है, योर मैजेस्टी, एम्प्रेस ने लेडी लियू के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भिजवाए हैं। एम्प्रर कहता है, वो सब यहाँ से ले जाओ, अभी हम बिजी हैं। चैंगफेंग कहता है, एम्प्रर, हमें वो सब ले लेने चाहिए क्योंकि वो क्वीन मदर ने भिजवाए हैं, उन्हें बुरा लगेगा, और वैसे भी हम पूरे दिन वेपन्स ही देख रहे हैं, अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। एम्प्रर कहता है, ठीक है। चैंगफेंग तुरंत वो सारे सप्लीमेंट्स लेने के लिए भागता है। चैंगफेंग को इतनी भूख लगी थी कि वो सब कुछ बैठकर खाने लगता है। एम्प्रर सोच रहा था, ये कब तक खाएगी। वहीं दूसरी तरफ उसे चैंगफेंग को खाता हुआ देखकर एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी, और वो उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। एम्प्रर के जाने के बाद चैंगफेंग सोचने लगता है, थैंक गॉड ली ज़िफ़ेन अब चला गया है, अब मैं वापस एक आदमी बनकर चैन से लेट सकता हूँ। चैंगफेंग सोचता है, अब मुझे क्वीन या एम्प्रर से कोई खतरा नहीं है, तो मैं फॉरबिडन एरिया जाकर चिंग के बारे में पता लगाऊंगा। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अब उसे अपनी बहन को खत लिखना चाहिए, जिसमें उसे बताना चाहिए कि एम्प्रर की हॉबीज़ क्या क्या हैं।
चैंग फेंग अपनी बहन को खत भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि एम्पर जल्दी ही तुम्हें बहुत पसंद करने लगेंगे। अब वो रोज़ तुम्हारे चैम्बर में आते हैं। उनकी हॉबीज़ के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिन्हें तुम अच्छे से याद कर लेना। एम्पर की हॉबीज़ में सिर्फ और सिर्फ वेपन्स के नेम और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखा था। उसे रीड करने के बाद फोंग सोचने लगती है कि भाई ने क्या बकवास लिखी है, ये सब मैं कैसे याद कर पाऊंगी। माय डियर ब्रदर, आप एम्पर को मेरा हस्बैंड बनना सिखा रहे हैं या फाइटर बनना। ओके गाइज, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। स्टोरी काफ़ी फ़नी और क्यूट सी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आज का पार्ट भी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।